हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बता दूं, मैं हर सैटरडे मदर सेंट्रिक वीडियो लेके आती हूँ। मदर सेंट्रिक से मेरा मतलब है मदर एंड बेबी केयर, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स, मेरे कुछ पर्सनल हैक्स जो मैं धीरे धीरे सीख रही हूँ और आपके साथ शेयर करती हूँ। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कि मेरी सी सेक्शन की रिकवरी इतनी जल्दी कैसे हुई, मैंने क्या क्या डाइट ली और मेरे 40 डेज़ के बीच में 12 से 13 केजीज वेट कैसे रिड्यूस हुआ। सो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि मेरी सी सेक्शन की रिकवरी टचवुड बहुत स्मूथ हुई है। मुझे डिलीवरी से पहले जो भी दिक्कतें थी, डिलीवरी के बाद मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। मेरी डाइट बहुत अच्छी रही है एंड मेरी नर्चरिंग भी बहुत ज़्यादा अच्छी हुई है। इसमें प्रॉपर रोल मेरी दोनों फैमिलीज़ का है। सो टचवुड मेरे को इन लॉज भी इतने अच्छे मिले कि उन्होंने मेरे को डाइट, मेरी प्रॉपर 40 डेज़ में जो केयर होती है वो बिल्कुल अप टू द मार्क करी। तो यहीं से मेरा पॉइंट नंबर 1 शुरू होता है। जैसे ही सी सेक्शन होता है वहाँ पे हमें एक्स्ट्रा केयर ज़रूर चाहिए होती है। इसमें सबसे बड़ा रोल हमारे इन लॉज का होता है, सबसे बड़ा रोल हमारी मदर इन लॉ का होता है। मेरी डाइट भी बहुत अच्छी रही है। मैंने ये पंजीरी, पात, कसार, मतलब ये कुछ ऐसी दादी नानियों वाले नुस्खे होते हैं जो हमारी पीढ़ियों से चलते आ रहे हैं। आपको मैं अपनी इन वीडियोस में बता चुकी हूँ कि मैं 40 डेज़ के बीच में अपने ससुराल में भी रही हूँ और अपने मायके में भी रही हूँ। सो मैंने 2 अलग कल्चर के जापे का टाइम निकाला है, एक अपनी फैमिली का, एक अपने इन लॉज का। सो मेरे को जो लव, जो नर्चरिंग, जो केयर थी वो दोनों तरफ से मिली, जो कि बहुत कम लोगों के साथ ऐसा होता है। सो मैंने 2 अलग अलग कल्चर्स का पूरा जापा पीरियड देखा है। मैंने नॉर्मल पानी बिल्कुल भी नहीं पिया। मेरी मदर इन लॉ मेरे बेड साइड टेबल पे एक स्पेशल तरीके का पानी बना के रख देते थे, जिसमें अजवाइन और गुड़ तो होता था वेट लॉस के लिए और जीरा होता था मिल्क प्रोडक्शन के लिए। आप सभी को पता होगा कि जीरा मिल्क प्रोडक्शन के लिए बहुत बहुत ज़रूरी होता है नर्सिंग मदर के लिए। और जो इनिशियल 40 डेज़ होते हैं आफ्टर सी सेक्शन, उसमें ये बात बोली जाती है कि अगर अभी पेट पतला नहीं हुआ, अभी पेट अंदर नहीं हुआ तो फिर नहीं होगा। मैंने एब्डोमिनल बेल्ट भी यूज़ की है, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं बहुत लीनियंट रही हूँ। अगर मेरा वेट लूज़ हुआ है तो उसमें होल एंड सोल डाइट का रोल है, क्योंकि मेरी एक्सरसाइज वगैरह भी अभी कुछ नॉर्मल ऐसे शुरू नहीं हुई है। सो मेरी मदर ने और मदर इन लॉ ने दोनों ने मुझे उन 40 डेज़ के पीरियड में नॉर्मल पानी नहीं पीने दिया। उस टाइम पे बहुत क्रेविंग होती है, बहुत मन करता है कि आप चोरी छुपे भी जाके पानी पी लो या कुछ ऐसा कर लो, बट मुझे ये बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है अपनी फैमिली की लेडीज़ का, अपनी मदर का, अपनी मदर इन लॉ का, दोनों बताते रहते हैं कि हम भी ऐसा करा करते थे कि चोरी से पानी पी लिया या कुछ कर लिया। बट अब जब हमारी एक एज आ चुकी है, जब मेनोपॉज की दिक्कत शुरू हुई उन्हें, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो मैं उन सभी लेडीज़ को जो ये वीडियो देख रही हैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आपको अपनी बॉडी का ध्यान रखना है, चाहे सी सेक्शन हो या नॉर्मल हो, सी सेक्शन में केयर और ज़्यादा हो जाती है, बट नॉर्मल में भी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल केयर नहीं करने की ज़रूरत। तो आप ल्यूकवार्म वाटर ही पीजिए। अगर आपसे अजवाइन वाला पानी नहीं पिया जा रहा तब भी सादा पानी गर्म करके ही पीजिए। कोशिश करिएगा अजवाइन वाटर ज़रूर लें। अगर आपको मेरी पूरी जापे के टाइम की डाइट की रेसिपीज़ चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं बहुत ज़्यादा फॉर्चुनेट फ़ील करती हूँ कि अब मुझे 2 कल्चर के बारे में पता है। सो मेरा दूसरा पॉइंट है, आप जितनी जल्दी बेड से उठेंगे उतनी ही जल्दी आपकी रिकवरी होनी शुरू हो जाएगी। जिस मोमेंट आपका कैथेटर यानी यूरिन बैग उतर जाता है, आपको उसी मोमेंट कोशिश करनी चाहिए कि अब आप खुद एक्टिव हो, यानी बाथरूम जाओ, थोड़ा सा उठो, अपने बेड से उतरो। मैं मानती हूँ आपका सी सेक्शन हुआ है, इस टाइम आप वीक हो या अपने आप को आप वीक फील कर रहे हो, बॉडी में स्टिचेस आए हैं और एब्डोमिनल स्टिचेस, मैं उन सिचुएशन से गुजरी हुई हूँ, बहुत पेनफुल होते हैं। बट मेरे लिए ये चीज़ बहुत बेनिफिशियल रही कि 14 जैन को मेरा ऑपरेशन हुआ था, 15 जैन की रात को मेरा कैथेटर रिमूव हुआ था। मैं 15 जैन की रात को ही, जिस मोमेंट रिमूव हुआ था उसके 1 से 2 घंटे के बीच में थोड़ा बहुत वॉक करनी मैंने शुरू कर दी थी। मैं मानती हूँ उस टाइम पे बहुत पेन होता है, हम इतना हेल्पलेस फील करते हैं कि हमारी बॉडी के एक एक पार्ट में दर्द हो रही होती है। बिकॉज़
एनेस्थीसिया का असर होता है, हमारे एब्डोमिनल स्टिचेस होते हैं, हमने जो 9 महीने हमारी बॉडी में चेंजेस आए होते हैं वो ड्रास्टिकली चेंज हो जाते हैं। हमारी बॉडी के हार्मोन्स बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस होते हैं, हमारी बॉडी और हम मेंटली, फिज़िकली, इमोशनली बिल्कुल डिस्टर्ब होते हैं। फिर भी मैं आपको सजेस्ट करूँगी उस टाइम पे अगर आप हिम्मत मार लोगे और खड़े हो जाओगे और बस बेबी स्टेप्स लेने शुरू कर दोगे, तो आपको पता भी नहीं चलेगा आपकी रिकवरी कितनी जल्दी हो गई और कितनी स्मूथ हो गई। मेरा पॉइंट नंबर 3 है, आपको कंप्लीट रेस्ट लेना चाहिए। अब आप यहाँ बोलोगे कि सोनम, पॉइंट नंबर 2 में तो तुमने ये बोला कि पूरा आप जल्दी से एक्टिव हो जाओ या जल्दी से अपने बेड से खड़े हो जाओ। पॉइंट नंबर 3 में ये बोल रहे हो कि कंप्लीट रेस्ट चाहिए। तो ये दोनों कॉन्ट्रडिक्टिव बातें हैं, ये कैसे एक साथ हो सकती हैं? मैंने आपको यहाँ बोला है कि आप अपनी बॉडी को मूव करो, पर आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी रिकवरी उसी पॉइंट से शुरू हो जाएगी जब आप अपने बेड से उठकर सिर्फ वॉशरूम जाओगे। अगर आप अपने बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग शुरू करवा चुके हो तो बैठकर वो फीडिंग करवाओगे और उसके बाद 2 या 4 मिनट वॉक कर लोगे। वो भी अगर आप 5-10 स्टेप्स ले लेते हो एक दिन के अंदर, तो वो भी इनिशियली आपकी रिकवरी शुरू कर देगा। बाकी 24 घंटे के 24 घंटे आपको जितना रेस्ट मिल सकता है आप उतना रेस्ट कीजिए। मैंने आपको अपनी इस वीडियो में भी ये बात बताई थी कि जो इनिशियल 24 आवर्स होते हैं उसमें आपको मॉनिटर करा जाता है। 10 तरीके के चेंज होते हैं जो हमारी बॉडी में उस टाइम पे चल रहे होते हैं। तो उस टाइम पे सबसे पहली जो प्रिकॉशन हमें डॉक्टर्स बोलते हैं वो कहते हैं कि आप 24 घंटे प्रॉपर सीधे लेटे रहो। स्पाइनल एनेस्थीसिया की वजह से आपकी स्पाइन बहुत वीक हो जाती है, जिसे अपनी नॉर्मल हेल्थ में आने में 24 घंटे लगते हैं। सो अगर आप उस टाइम पे भी आप प्रिकॉशन नहीं लेते हैं, या जो ये इनिशियल 40 डेज़ है इसमें अगर आप प्रिकॉशन नहीं लेते, तो ये कुछ ऐसी माइनर सी चीज़ें हैं जो लाइफ लॉन्ग के लिए हमें प्रॉब्लम क्रिएट कर देती हैं। तो यहाँ मेरा थर्ड पॉइंट ख़त्म हुआ कि आप रेस्ट करो, जितना कर सकते हो उतना रेस्ट करो। बस ब्रेस्ट फीड कराने के लिए उठो और वॉशरूम जाने के लिए उठो। मेरा पॉइंट नंबर 4 है, जब भी आपको छींक या खांसी आए तो अपने पेट पे हाथ रखो या कोशिश करो कोई सॉफ्ट सा पिल्लो रख लो। क्योंकि आपने नोटिस करा होगा जब भी छींक या खांसी आती है तो हमारी सांस अंदर ली जाती है और बाहर छोड़ी जाती है। सो उसमें पेट का बहुत बड़ा रोल होता है। मेरी डिलीवरी सर्दियों में हुई थी तो मुझे उस टाइम पे खांसी का तो नहीं, बट पसीने ज़्यादा आने की वजह से और बहुत ज़्यादा घुटन होने की वजह से 3-4 बारी स्नीजिंग ज़रूर हुई थी। और उस टाइम पे यकीन मानिए कि मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हुई थी। मुझे तब डॉक्टर ने ये बात बताई थी कि अगर आप अपने पेट पे हल्का सा पुश कर लोगे, बहुत स्लाइट सा, तो आपको बहुत सपोर्ट मिलेगा। ये मेरे से एक गलती हुई है जो मैं अपने एक्सपीरियंस के बाद आपके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ जो ये वीडियो देख रहा है वो ये गलती ना करे। हमेशा हमारे दिमाग में ये चीज़ रहती है जब हम प्रेग्नेंट होते हैं कि मैं सप्लीमेंट्स क्यों खाऊं, मैं दवाइयाँ क्यों खाऊं, मेरे अंदर जो बेबी है उसके पास वही खाना पहुंच रहा है जो चीज़ें मैं खा रही हूँ, उसके पास वही न्यूट्रिशियस वैल्यू पहुंच रही है जो मैं अपनी बॉडी के अंदर डाल रही हूँ। यही थॉट के साथ मैंने डिलीवरी के बाद अपनी आयरन कैल्शियम की दवाई कंटिन्यू नहीं करी थी, जो मेरे पूरी डिलीवरी की शायद सबसे बड़ी गलती थी। आफ्टर डिलीवरी मेरे दिमाग में था कि मैं इतनी अच्छी डाइट ले रही हूँ, मैं ड्राई फ्रूट्स खा रही हूँ, मैं सब कुछ ऐसा खा रही हूँ जो एक लेडी को खाना चाहिए, तो मुझे आयरन और कैल्शियम टैबलेट्स की ज़रूरत नहीं है। जो इनिशियल 40 डेज़ थे उसमें मैंने 20 दिन के बाद शुरू करी थी, क्योंकि मेरी बॉडी में 20 दिन के बाद भी स्ट्रेंथ नहीं आ रही थी। हुआ क्या था कि जैसे डिलीवरी हुई, मेरे दिमाग में था कि मैं बहुत अच्छी डाइट ले रही हूँ तो मेरे को ज़रूरत नहीं है एंड ऑल, मतलब मैं इस चीज़ को लेके लीनिएंट हो गई। बल्कि जो हमारी प्रेगनेंसी के टाइम के आयरन, कैल्शियम और प्रोटीन चलता है, डॉक्टर्स हमें प्रिस्क्राइब करते हैं कि आप आने वाले 6 महीने, यानी जब तक आपका बेबी 6 मंथ का नहीं हो जाता तब तक आपको वो कंटिन्यू करनी है। बट इसी थॉट के साथ मैंने वो कंटिन्यू नहीं की और 20-25 दिन बाद मेरी बॉडी जितनी हाइपर एक्टिव थी उस टाइम पे, जिस टाइम पे मैं हॉस्पिटल से निकली थी, उतनी धीरे 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 डाउन होती गई। बल्कि मेरी डाइट बहुत अच्छी चल रही थी, मेरी मालिश शुरू हो चुकी थी एंड मेरे को सब कुछ बहुत स्मूथ और बढ़िया मिल रहा था। फिर भी मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ हो क्या रहा है। दैट मैंने अपने डॉक्टर को टेक्स्ट करा, उनसे पूछा कि मैम मेरे स्टिचेस सब कुछ सही गए, मैं इतनी डाइट ले रही हूँ, इतना घी खा रही हूँ, इतना सब कुछ कर रही हूँ, उसके बाद भी मेरी बॉडी में लेथार्जिकनेस क्यों है?
तो उनका सबसे पहला क्वेश्चन ये था कि क्या आप अपने सप्लीमेंट्स ले रहे हो या नहीं। मैंने उन्हें डायरेक्ट यही बात बोली जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि मुझे ज़रूरत नहीं लग रही थी, क्योंकि मेरी डाइट बहुत अच्छी है। तो उन्होंने मुझे एक बहुत ही अच्छा जवाब दिया जो मुझे समझ भी आया और अब मेरी गलती रियलाइज़ भी हुई। उन्होंने मुझे बोला, पहली बात, आप इस टाइम 2 जनों का खाना खा रहे हो, आपकी बॉडी को इस टाइम 2 लोगों की भूख पूरी करनी है, पहली बात तो ये। दूसरी बात, आपने 9 महीने तक एक बेबी को कैरी करा है, अपनी बॉडी का सब कुछ उसे दिया है। आपकी बॉडी के अंदर जितने भी चेंजेस हुए हैं उन्हें हील होने में कम से कम 1 साल ज़रूर लगेगा, और सी सेक्शन में तो ये जो रिकवरी होती है और धीरे हो जाती है। तो आपको अपनी डाइट के साथ ये सारे सप्लीमेंट्स भी लेने पड़ेंगे। बहुत लोगों को 1 साल तक के लिए भी बोला जाता है। तो हमारे दिमाग में ये सबसे पहला थॉट आता है कि हम दवाइयाँ क्यों लें। सबसे बेसिक और पहला रीज़न है, आज की डेट में कुछ भी प्योर नहीं है। अगर आप कह रहे हो कि आप महंगे से महंगा घी खा रहे हो, आप कह रहे हो आप महंगे से महंगे ड्राई फ्रूट्स खा रहे हो, दालें खा रहे हो, सो ये बात हम सबको पता है कि आप कितना ही महंगा खा लो, प्योर कुछ भी नहीं है। तो आपको अपनी बॉडी की जो कमी हुई है इन 9 महीने में, जो आपकी बॉडी में चेंजेस आए हैं, उन चेंजेस को पूरा करने के लिए, उन कमियों को भरने के लिए सप्लीमेंट्स पे रहना पड़ेगा कुछ टाइम तक। दूसरा, मेरे दिमाग में था कि अब मैं दवाइयाँ खाऊंगी तो मेरे बेबी तक भी ब्रेस्ट फीड के थ्रू वो दवाइयाँ पहुँचेंगी। मेरा मिथ जो डॉक्टर ने क्लियर करा वो ये करा, ये तो अच्छी बात है कि उसको सप्लीमेंट्स लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपके मिल्क के अंदर ही उसे सारी उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू पूरी हो जाएगी, चाहे वो आयरन की हो, चाहे वो कैल्शियम की हो। जब मुझे समझ आई और मुझे लगा, विद इन 10 डेज़ मेरी बॉडी में ड्रास्टिक फ़र्क था दवाइयाँ खाने के बाद, और वो वही दवाइयाँ थी जो मैं प्रेगनेंसी के टाइम पे ले रही थी। ये मेरी गलती थी जो मैंने कर दी, पर मैं चाहती हूँ कि आप ना करें। पॉइंट नंबर 5, 40 डेज़ में तो आपको कोई काम नहीं करना, सिर्फ अपने बेसिक काम करने हैं। जैसे अपने बेबी के कुछ काम कर लिए। जैसे मैं यहाँ पे रही थी तो मेरी सिस्टर इन लॉ सारे काम करती थी, घर भी देखती थी, मुझे भी देखती थी, हृदयांशी को भी देखती थी। एंड फिर उस टाइम पे मेरे फादर इन लॉ के ऑपरेशन की बात चल रही थी, तो घर में माहौल भी बहुत ज़्यादा टेंशन वाला हो गया था कि एक ऑपरेशन होके हटा है और दूसरे की तैयारी चल रही है। इस वजह से मुझे सॉर्ट ऑफ गिल्ट होता था कि सारा बर्डन उन पे आ गया। तो मैं कोशिश करती थी, या जब मेरे रूम में कोई नहीं होता तब मैं थोड़े से हृदयांशी के कपड़े संभाल दूँ, या मैं अपने कपड़े तय कर लूँ, या मैं उस रूम में जिसमें मैं हूँ उसकी डस्टिंग कर लूँ। क्योंकि जब मेरे इन लॉज़ में से कोई भी मेरे साथ होता था वो मुझे बेड से नहीं उठने देते थे। टचवुड, मतलब इस चीज़ के लिए तो मैं अपने आप को बहुत ब्लेस्ड फ़ील करती हूँ कि मेरे पूरे 40 डेज़ में मैंने कुछ भी ऐसा नहीं किया जो मेरी बॉडी या हेल्थ के लिए नेगेटिव वे में जाए। जैसे ही उनमें से कोई भी रूम में नहीं होता था, मैं कोशिश करती थी थोड़ा बहुत मैं अपने लेवल से उनकी हेल्प करूं, और शायद इस चीज़ ने मेरी हेल्प करी इनिशियली कि मेरी रिकवरी जल्दी हो। मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि बिल्कुल झाड़ू पोछा और घर के काम मत करिए, बट कुछ बेसिक काम, जैसे अपने बेबी का आपने डायपर बदल दिया एंड उसे कपड़े पहना दिए, और ये सारे काम अगर आप करेंगे, एक तो आप खुद भी अपने आप को थोड़ा सा अपने आप को नॉर्मल फील करना शुरू कर देंगे। दूसरा, ये आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक 40 डेज़ के स्पैन के लिए अगर आप बिल्कुल बेड रेस्ट पे रहोगे तो आपकी बॉडी बिल्कुल लेथार्जिक हो जाएगी। पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप बिल्कुल ही ऐसे खड़े हो जाओ और जैसे आप प्री प्रेगनेंसी वाली एनर्जी के साथ बिल्कुल हो जाओ। चाहे आपको एनर्जेटिक फील हो रहा हो, वो आपकी दवाइयों का और डाइट का असर है, पर ये जो 40 डेज़ होते हैं ये बहुत इनिशियल होते हैं। रेस्ट आपको पूरा करना है इसमें। और मेरा लास्ट पॉइंट है आज की वीडियो का, जो बहुत मेजर रोल प्ले करता है डाइट का। मैं आपको कितनी बार हर वीडियोस में बता चुकी हूँ और सब कुछ समझा चुकी हूँ कि डाइट का कितना बड़ा रोल होता है हमारी प्री प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी, आफ्टर डिलीवरी, हर चीज़ में डाइट का ही रोल है। आपको आपका बेबी हेल्दी चाहिए तो आपको डाइट ठीक रखनी है, आपको अपनी लाइफ हेल्दी और फिट चाहिए तो आपको अपनी डाइट ठीक रखनी है। अगर आप चाहोगे तो मैं अपने दोनों फैमिलीज़ की, जो मैंने जापा टाइम एक्सपीरियंस किया, उसकी एक एक डाइट रेसिपी की वीडियो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।
डाइट का, हम कैसे खा रहे हैं और इस टाइम पे हमारा मेंटल स्टेट कैसा है। आपको प्रॉपर रेस्ट करना है। मैं मानती हूँ वो टाइम बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होता है कि आपके पास लेटने के अलावा कुछ नहीं होता। एक टाइम के बाद वो लेटना भी एक सज़ा सी हो जाती है, बट वो आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं आपको सच बताऊँ, मुझे बहुत ज़्यादा गिल्ट होती थी जब मेरे सामने खाना रखा जाता था, मेरे सामने से बर्तन उठाए जाते थे, मुझे पानी भी पीना, मुझे आवाज़ लगानी पड़ती थी। बट अगर वो सब नहीं हुआ होता तो शायद मैं इतनी हेल्दी और फिट ना फ़ील कर रही होती खुद को। ये थे मेरे कुछ पॉइंट, और अगर मेरे से कोई पॉइंट मिस हो गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। आपकी नॉलेज में कोई भी ऐसा है जिनका सी सेक्शन होने वाला है तो इस वीडियो को उनके साथ शेयर ज़रूर करें। मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हर सैटरडे आपके साथ एक मदर सेंट्रिक वीडियो शेयर करती हूँ, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।